हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम लोगों ने दो थ्योरीज पहले ही हम लोगों ने कवर कर ली हैं प्रीवियस वीडियोस में। वो थी हमारी वर्नर थ्योरी और वीबीटी, दैट मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसी के सीरीज में हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है हमारी सीएफटी, दैट मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वीबीटीज के बारे में और वीबीटी के कुछ लिमिटेशंस के बारे में। तो वहाँ पर कुछ वीबीटी कुछ पार्ट्स को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ एरियाज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी नई थ्योरी सामने आती है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बच्चों, जब हम लोगों ने वीबीटी की थी तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास दो चीज़ें थी। एक हमारा था सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा था लिगेंड। लिगेंड जो था वो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, वेयर एज जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन था वो एक्सेप्ट कर रहा था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके बीच की जो बॉन्डिंग थी, वीबीटी ने कहा था प्योरली कोवेलेंट बॉन्डिंग थी उसके बीच में। बट इन द केस CFT, जो हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट है यहाँ पर, तो वो क्या बात करता है, वो कहता है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच की जो हमारी नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर ऑफ बॉन्ड कब मिलता है, या फिर हम लोग आयनिक भी बोल सकते हैं बच्चों, कि जो हमारा मेटल है और ये लिगेंड था, जो हमारा ये डोनर था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये हमारा एक्सेप्टर था, तो इसमें जो यहाँ पर बीच में जो बॉन्डिंग है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग है, वो इन्होंने बताई इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर आयनिक। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जब दो चार्जेस कहीं पर एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बीच जो फोर्सेस अप्लाई होता है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर भी पोल्स चाहिए होंगे, यानी प्लस या माइनस जो पोल्स होते हैं वो यहाँ पर होने चाहिए, जिससे उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर आयनिक फोर्स बने। क्योंकि जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है उसमें भी हमारे कैटायन और एनायन होते हैं बच्चों, तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरे पॉस्टुलेट में जो सेकंड बात कही, इन्होंने कहा कि जो लिगेंड और जो मेटल है उसको हम लोग पॉइंट चार्जेस मानेंगे। ठीक है, तभी जब हम उसको चार्ज मानेंगे तभी उसके बीच के फोर्सेस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कह पाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पर लिगेंड को क्या माना, इन्होंने लिगेंड को नेगेटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पर लिया है बच्चों, और हमारा जो सेंट्रल मेटल है उसको हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज माना है। पॉइंट चार्ज मतलब उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानेंगे और इसको हम लोग निगेटिव चार्ज मानेंगे। अच्छा, इन द केस ऑफ एक स्पेशल केस जैसे हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड को हम पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने, तो उसके केस में हम लोगों ने यहाँ पर डाईपोल ले लिया है। जो हमारा यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड होगा उसको एज अ डाईपोल हम लोगों ने माना है। तो डाईपोल मतलब जहां पर दो पोल हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा वो मेटल से अटैच हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कंसीडर किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर जो लिगेंड है और जो मेटल है उनको हम लोगों ने चार्जेस माना है, एक को पॉजिटिव चार्ज और एक को निगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा तो उसके बीच में हम लोगों का जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी या फिर आयनिक होगी। तो सबसे मेन पॉइंट आता है हमारा सीएफटी का ये वाला, और इसी के बेस पे हम लोग और सारे जो और कॉन्सिक्वेंसेज हैं और पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर कंसीडरेशन किया गया कि ये जो मेटल और लिगेंड हैं ये क्या हैं, ये हमारे पॉइंट चार्जेस हैं। तो जो पॉइंट चार्जेस मतलब, इसका मतलब अगर बीच में हम लोग पॉजिटिव बनाए तो चारों ओर से लिगेंड जो होंगे वो नेगेटिव इसको हमारा घेरे हुए होंगे। 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जैसे भी हमारे लिगेंड यहाँ पर अप्रोच करेंगे। तो उससे क्या होगा बच्चों कि हमारा जो रिपल्शन होगा, अगला जो पॉइंट है
उसमें रिपल्शन की बात की गई है। एक तो हमारा जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है, तभी ये हमारी एक पॉसिबल ज्योमेट्री बनेगी यहाँ पर। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक रिपल्शन भी होगा। हमारा रिपल्शन होगा जो ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, अगर हमारे पास बहुत सारे लिगेंड हैं यहाँ पर, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा या नेगेटिव चार्ज है उसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन भी होगा। तो दो तरीके के रिपल्शन को यहाँ पर बताया है। तो CFT ने क्या कहा, तो अट्रैक्शन फोर्स तो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रहेगा, लेकिन जो रिपल्शन फोर्स होगा वो हमारा नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रहेगा। यानी जो लिगेंड को हमने नेगेटिव माना था और लिगेंड के बीच में एक रिपल्सिव फोर्सेस काम करेगा, ठीक है। और एक हमारा रिपल्सिव फोर्सेस होंगे जो हमारे लिगेंड और यहाँ पर जो इसका ऑर्बिटल होंगे, जो हमारे मेटल के ऑर्बिटल होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हमारा d या फिर आउटर ऑर्बिटल, उसके बीच में भी हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो बच्चों यहाँ पर लिगेंड और जो हमारे सेंट्रल मेटल आयन के जो ऑर्बिटल्स हैं, जो d ऑर्बिटल है, और उसके बीच में हमारा क्या काम करेगा, रिपल्शन काम करेगा। और रिपल्शन दूसरा कहाँ पर होगा, लिगेंड और लिगेंड के बीच में भी रिपल्शन काम करेगा। अब बच्चों यहाँ पर ये वाली बात होती है कि हम लोग इस पे इतना क्यों एम्फेसिस कर रहे हैं, इतना क्यों जोर डाल रहे हैं। तो बच्चों ये जो दो रिपल्शन है इसी के बेसिस पे हम लोग आगे की बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि दो टाइप के हमारे फोर्सेस होते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक होता है अट्रैक्शन टाइप का, एक होता है रिपल्शन टाइप का। तो अट्रैक्शन सिंपल है कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होगा, और जो रिपल्शन होगा वो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में होने वाला है। और एक नेगेटिव और इसके जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आउटर डी ऑर्बिटल या फिर हमारे आउटर ऑर्बिटल हैं, उनके बीच में भी एक रिपल्शन काम करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि कहाँ कहाँ पर हमारा रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे जो CFT के अंदर हमने लिगेंड और मेटल को माना पॉइंट चार्जेस, और उसके बीच के फोर्सेस को हम लोगों ने आयनिक फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे अट्रैक्शन और रिपल्शन काम करता है लिगेंड और ऑर्बिटल्स के बीच में या फिर लिगेंड और लिगेंड के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करने से पहले बच्चों हम लोगों को जान लेना चाहिए कि हमारे d ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं या कितने तरीके के होते हैं। क्योंकि ये आप d ऑर्बिटल के बारे में बच्चों केमिकल बॉन्ड में क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार हम लोग यहाँ पर फिर से बात करेंगे। क्योंकि जो हमारा CFT है ये हमारे मेटल के d ऑर्बिटल के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि d ऑर्बिटल का शेप किस तरीके से होता है। तो हमारे जो डी जनरेशन सी होती है d ऑर्बिटल की, वो होती है 5, यानी 5 टाइप के d ऑर्बिटल एक ही एनर्जी के हमारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है DXY, DYZ और DZX। ये तीनों जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, और ये दो हमारे होते हैं एक्सिस पर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो दो टाइप के हमारे d ऑर्बिटल्स होते हैं, एक हमारे होते हैं एक्सियल और एक होते हैं हमारे नॉन एक्सियल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल कैसे होते हैं। नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल, तो नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल क्या होते हैं, जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। जैसे ये जो तीन हमारे हो गए हैं, तो इसको हम लोग अगर एक को हम लोग x एक्सिस मानते हैं और एक को y एक्सिस मानते हैं, तो जो DXY होगा उसके जो लोब्स होंगे बच्चों वो बिटवीन द एक्सिस यहाँ पर काम करेंगे। तो ये हमारा हो गया DXY। इसी तरीके से हमारा जो DYZ की बात करें, तो अगर हम लोग x माने, इसको y माने और इसको z मान लेते हैं, तो हमारा जो DYZ है वो y और z के बीच में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से हमारा जो तीसरा बिटवीन द एक्सिस है वो है DZX। तो इसको हम लोग सिंपल यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, तो इसके बीच के जो लोब होंगे वो क्या होंगे, ZX।
बच्चों ये आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन ये हमारी जो एक्सिस हैं वो एक्स वाई है और ये जेड एक्स है, क्योंकि अगर आप 3D में देखें जो तीनों एक्सिस होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो बच्चों वहाँ पर आप लोग आराम से समझ जाएंगे। तो क्या होगा, एक्स वाई में एक्स वाई एक्सिस के बीच में लोब होंगे, वाई जेड में वाई जेड के बीच में लोब होंगे, और जेड एक्स में जेड एक्स एक्सिस के बीच में यहाँ पर लोब होंगे। तो ये जो लोब हैं ये एक्सिस के बीच में है, इसलिए इनको बोला जा रहा है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से दूसरा जो कैटेगरी है वो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक्सियल। ठीक है, एक्सियल, एक्सियल में दो तरीके के आते हैं, जिस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये भी देख लेते हैं बच्चों। तो इसके जो लोब होते हैं इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है, ध्यान से देखने वाली बात है। जैसे यहाँ पर लोब बिटवीन द एक्सिस थे, यहाँ पर हम लोग लोब बनाएंगे ऑन द एक्सिस, यानी एक्सिस के ऊपर हम लोग लोब यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरीके से डी जेड होता है, वो जेड पर होता है हमारा, और बीच में एक सिमेट्रिकल रिंग होती है जिसको डेफिनेट रिंग भी बोलते हैं बच्चों। तो ये हमारा डी जेड स्क्वायर। तो ये जो दो होते हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये उससे बोलते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल। और इसी तरीके से हमारी जो बाकी के तीन हैं ये होते हैं हमारे नॉन एक्सियल। तो ये बताने का जो हमारा रीज़न था बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि दो टाइप के हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, एक होते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, और सबकी डीजनरेसी सेम होती है, यानी सब डीजनरेट होते हैं। इसका मतलब है कि सबकी एनर्जी सेम लेवल पर होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो हम लोगों ने अभी तक समझा कि कैसे हमारा जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस काम करते हैं पॉइंट चार्जेस के बीच में। तो जब भी हमारे जो लिगेंड्स होते हैं वो जब अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, तो होता क्या है बच्चों, जब हमारा ये सेंट्रल मेटल आयन है तो इसको अप्रोच करेंगे लिगेंड चारों तरफ से। तो जब चारों तरफ से अप्रोच करते हैं तो रिपल्शन इनके बीच में काम करता है, जिससे रिपल्शन से हमारा क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो रिपल्शन किस किस के बीच में लगता है और एनर्जी कैसे बढ़ती है, इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है CFT का, उसने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन CFT ने कंसीडर की। तो ये एक बॉल है, जैसे बच्चों आपको दिख रही होगी, बिल्कुल स्फेरिकल है, गोल है पूरी तरीके से। तो ऐसे ही अगर समझते हैं कि इसके बीच में एक मेटल हो और उसके चारों तरफ इस तरीके से, जो ये रेड आप लोग कलर देख रहे हैं, ये आप लोग समझेंगे कि हमारे जो लिगेंड हैं वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे ये बॉल में ये रेड कलर है, ये रेड कलर को आप लोग लिगेंड अगर मानते हैं, तो मेटल के चारों ओर अगर स्फेरिकली इस तरीके से लिगेंड फैला होगा तो क्या होगा, तो उसकी क्या होगी, आपस में बहुत सारी रिपल्शन होगा लिगेंड और लिगेंड के बीच में, और लिगेंड और डी ऑर्बिटल के बीच में। तो जिससे क्या होगा, एनर्जी डी ऑर्बिटल की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग स्फेरिकल, अगर ऐसे ही बहुत सारे लिगेंड स्फेरिकल चारों ओर, इसमें M के चारों ओर अगर हम लोग इस तरीके से स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी होगी डी ऑर्बिटल की, जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं उसकी जो डीजनरेसी होगी वो क्या होगी, एवरेज डीजनरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारी डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स थे मेटल के पास, वो इतना सारा रिपल्शन आने से ये इसकी एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों की जो रिपल्शन के थ्रू जो हमारा डी ऑर्बिटल की एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी बढ़ चुकी है। इसको बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल इसलिए लिया गया है क्योंकि जो हमारे लिगेंड होते हैं वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, ये किसी फील्ड में किसी ज्योमेट्री के अराउंड ही अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल को। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन इसलिए मानी गई क्योंकि अगर हम लोग किसी ज्योमेट्री के अराउंड अगर अप्रोच कराते तो हमको कितना स्प्लिट करना है, कितने अमाउंट में स्प्लिट करना है, ये हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो बच्चों सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ली जिसमें बताया गया कि जो लिगेंड है वो मेटल के चारों ओर स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे कि उसको एक हमने एवरेज जो उसकी इंक्रीज
जो एनर्जी है वो एवरेज इंक्रीज करा दी। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, अपने रिपल्शन के ही कारण अगर ये लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रली इसको सेट कराते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रली ये लिगैंड अप्रोच करते तो क्या होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि इसको स्फेरिकली अप्रोच किया तो हमारी जो एनर्जी थी वो क्या हुई, इंक्रीज की। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इन रिपल्शन के कारण एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के थ्रू इनको अप्रोच किया तो हमारा डी ऑर्बिटल के साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इंक्रीज हो गई थी हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में हमारी जो ऑक्टाहेड्रली, ये जो हम केस ले रहे हैं, ये कौन सा केस ले रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, यानी जो हमारे लिगेंड हैं वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रली बच्चों अप्रोच कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के थ्रू यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, ऑक्टाहेड्रली अगर आप लोग एक ज्योमेट्री को देखते हैं बच्चों, तो अगर हम लोग इस को अगर हम लोग x और y मानते हैं, अगर मान लो ये एक्सिस हमारी है x है और ये y है, और ये हमारी अगर हो जाएगी z एक्सिस, अगर इन तीनों एक्सिस को हम लोग मानते हैं ये x, y और z एक्सिस, इस तरीके से ये जो हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, यहाँ पर सारे के सारे जो लिगेंड हैं वो हमारे एक्सियल यानी एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे इन जो पांचों डी ऑर्बिटल हैं, इसमें दो जो ऑर्बिटल हैं वो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल हैं, और बाकी के जो तीन ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं, वो हमारे नॉन एक्सियल हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोगों ने फिर से देख लेते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ये हमारे दो थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये जो तीन थे वो नॉन एक्सियल थे और ये दो एक्सियल थे। तो जैसे कि ऑक्टाहेड्रल में हमने बच्चों बताया कि जो हमारा बीच वाला जो प्लेन था वो एक्स वाई में था और जो ऊपर हमारा जेड में था, तो इस वजह से जो एक्सियल होंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक्सियल वाले हैं वो इनसे ज़्यादा रिपेल करेंगे इसकी कंपैरिजन में। नॉन एक्सियल के कंपैरिजन में जो ये एक्सियल वाले हमारे डी ऑर्बिटल हैं वो हमारे लिगेंड से ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे, क्योंकि जो हमारे लिगेंड आ रहे हैं वो एक्सिस के सामने आ रहे हैं, एक्स वाई के भी इसमें इधर ये सारे एक्स वाई में आ रहे हैं और ये दोनों जेड एक्सिस में आ रहे हैं। इसलिए जो एक्सियल हमारा होगा ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर हमारी जो एवरेज एनर्जी बढ़ी है उससे क्या कर जाएगी, और एक्साइटेड कर जाएगी, यानी और बढ़ जाएगी। और इस एवरेज को मेंटेन रखने के लिए जो बाकी के जो तीन नॉन एक्सियल हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, वो डिप कर जाएंगे, यानी उनकी जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से हमारा डी ऑर्बिटल क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है, जब हमारे लिगेंड किसी स्पेसिफिक ज्योमेट्री के दौरान अप्रोच करते हैं हमारे किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। तो हमारा जो डी ऑर्बिटल होता है सेंट्रल मेटल आयन का, वो कर जाता है बच्चों स्प्लिट। इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, और इसी को CFT ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है डी ऑर्बिटल्स को। जो CFT है वो हमारी s ऑर्बिटल के बारे में या p ऑर्बिटल के बारे में कुछ नहीं कहती, केवल और केवल डी ऑर्बिटल का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है कि किस तरीके से ये हमारा स्प्लिट हो जाता है, और इस फिनोमिना को बोलते हैं बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लिगेंड है स्पेसिफिक ज्योमेट्री के अलोंग अगर वहाँ पर अप्रोच कर रहा है तो हमारा जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने केस देखा ऑक्टाहेड्रल के केस में। अब हम लोग एक केस और देखते हैं कि अगर टेट्राहेड्रली अगर कोई भी जो लिगेंड है वो टेट्राहेड्रल साइड से अगर अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन को, तो किस तरीके से हमारा जो मेटल आयन का जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट करेगा।
उससे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे स्प्लिटिंग हुई थी उसमें जो हमारे एक्सियल जो ऑर्बिटल थे डी ऑर्बिटल, उनको हम लोग ईजी बोलते हैं। जो हमारे एक्सियल थे वो दो, उनको हम लोग ईजी सेट बोलते हैं। और जो हमारे ट्रिपली डिजनरेट डी ऑर्बिटल थे जिनको हम नॉन एक्सियल बोल रहे थे, इसका नाम हम लोग T2G रखते हैं और इसको हम लोग ट्रिपली डिजनरेट भी बोलते हैं। इस तरीके से हमारी ऑक्टाहेड्रल में जो हुई थी हमारी स्प्लिटिंग, तो इसको हम लोग ईजी या फिर डबली डिजनरेट, डबली डिजनरेट। डिजनरेशन का मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा कि जिनकी एनर्जी सेम हो, ऐसे ही ये होता है ट्रिपली डिजनरेट, यानी तीन जो ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी एक होगी। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि टेट्राहेड्रली कैसे स्प्लिट होते हैं। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को समझने के लिए कि वो हमारा जो रिपल्शन होगा वो एक्सियल ऑर्बिटल को ज़्यादा देगा या फिर हमारा रिपल्शन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में ज़्यादा देगा, इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा। एक हम लोग यहाँ पर क्यूब की हेल्प से यहाँ पर समझने वाले हैं बच्चों। ध्यान से समझिएगा कि एक हमारा ये क्यूब है। क्यूब को हम क्यों ले रहे हैं बच्चों? क्योंकि क्यूब को आसानी से हम इसलिए समझ सकते हैं, सपोज करते हैं हमारा जो रूम होता है वो भी एक क्यूबाइड या फिर क्यूब के फॉर्म में होता है। तो उसके जो एक कॉर्नर में अगर हम लोग देखें तो तीनों एक्सिस हमको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर हम लोग इसको देखें तो अगर इसको हम लोग बढ़ा दें तो ये हमारी जेड एक्सिस और ये वाई और ये एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से, तो ये हमारी तीनों एक्सिस यहाँ पर क्यूब में आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अगर इसके अंदर हम लोग टेट्राहेड्रल किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उससे हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि वो एक्सिस के ऊपर आ रहा है या फिर बिटवीन द एक्सिस उसके लोब्स हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं किसी भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पर हम लोग ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इस तरीके से हम लोग किसी क्यूब के अंदर टेट्राहेड्रल को बता सकते हैं। अगर हम लोग दो ऊपर वाले कॉर्नर को यहाँ पर इस तरीके से मिला दें और उसके ही बिल्कुल ही अपोजिटिवली जो डायगनली जो अपोजिट हमारे कॉर्नर्स हैं इनको हम लोग मिलाएं, तो इस तरीके से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाता है विद इन द क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल लोब्स हैं ये हमारे एक्सिस पर हैं या फिर बिटवीन द एक्सिस। तो बच्चों इसमें हमारे कोई भी लोब हमारा एक्सिस पर नहीं है, ये सारे बिटवीन द एक्सिस लोब हमारे शो हो रहे हैं। तो बिटवीन द एक्सिस लोब होगा, तो जैसे कि ऑक्टाहेड्रल में जब लिगेंड अप्रोच कर रहे थे वो एक्सिस वाले पर अप्रोच कर रहे थे, जबकि जो टेट्राहेड्रल लोब्स हैं अगर इस तरीके टेट्राहेड्रली कोई भी लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल को, अगर हम लोग मानते हैं ये जो बीच में सेंट्रल मेटल है और ये चारों तरफ से हमारे क्या कौन से अप्रोचिंग हो रही है, लिगेंड की अप्रोच हो रही है, तो रिपल्शन किसका ज़्यादा बढ़ेगा? रिपल्शन बढ़ेगा हमारा, देख लेते हैं डी ऑर्बिटल 5D जनरेट हैं इनका। अगर स्फेरिकली हम लोग सपोज करें तो हमारी एवरेज का इसकी एनर्जी बढ़ेगी और फिर होगी इसकी स्प्लिटिंग, और इसकी स्प्लिटिंग में जो एक्साइटेड होगा वो हमारा नॉन एक्सियल जो ऑर्बिटल हैं वो एक्साइटेड होने वाले। तो इसको हम लोग बोल रहे थे T2G और इसको EG। तो यहाँ पर बिल्कुल केस हमारा अपोजिट हो जाता है अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल से इसको कंपेयर करते हैं। ऑक्टाहेड्रल में बच्चों जो हमारा EG डबली डी जनरेट था वो हमारा एक्साइटेड पोजीशन में था और T2G हमारा डिप कर गया था, यानी डिक्रीज कर गई थी इसकी यहाँ पर एनर्जी। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से समझा कि जो हमारा टेट्राहेड्रल है वो इसका जस्ट अपोजिट है। जो ट्रिपली डी जनरेट है वो हमारा एक्साइटेड उसमें रीजन में है और EG हमारा डिप कर गया है।
ऐसा क्यों हुआ बच्चों यहाँ पर? क्योंकि ये जो T2G हमारे ऑर्बिटल थे ये कैसे थे? नॉन एक्सियल थे। और नॉन एक्सियल क्यों हमारा ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर एक्साइटेड हुआ? क्योंकि जो हमारे लोब्स हैं, लिगेंड हैं, वो भी हमारे नॉन एक्सियल की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, यानी बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। जबकि जो हमारे एक्सियल हैं वो बेचारे कम रिपल्शन फील कर रहे हैं, जिससे कि उन्होंने उनका जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो डिप कर गया है। ठीक है। इन दोनों का अगर हम लोग एवरेज देखेंगे तो इस ये जो एवरेज इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों के जो सिलेबस में दो तरीके की जो हमारी ज्योमेट्री थी, हम लोगों ने एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अलोंग एक्सिस की स्प्लिटिंग, हम लोगों ने डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखी, और हम लोगों ने टेट्राहेड्रल में देखी। इसी तरीके से और भी हमारी जो ज्योमेट्रीज होती हैं वो हमारी डी ऑर्बिटल्स को और तरीके से हमारी स्प्लिट कर देती हैं। तो बच्चों और भी ज्योमेट्रीज को, जैसे हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या फिर हम लोग स्क्वायर प्लेनर को भी देखें, तो उसमें भी हम लोग ये देखना पड़ेगा कि जो उसके लोब्स हैं, वो उसके जो लिगेंड हैं वो कहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। और इसको हम लोग फर्दर भी स्प्लिट कर सकते हैं कि हमारा एक्स वाई पे ज़्यादा हमारा फॉर्म हो रहा है या फिर हमारा जेड एक्सिस पे ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग ज्योमेट्री में अलग अलग स्प्लिटिंग पैटर्न होते हैं बच्चों। अगर तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है और ये हमारा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर लिगेंड अप्रोच कर रहा है, ये हमारा जो है एक्स वाई, हमारा जो क्या है एक्स वाई है, तो जो हमारा एक्सियल है वहीं पर हमारा जो इंक्रीज होगी, यानी जो हमारी ईजी है वो हमारी एक्साइट होगी, और जो T2G का डिजेनरेसी है वो हमारी डिप करने वाली है। तो इस तरीके से हमारा ऑक्टाहेड्रल में हो रहा था, यहाँ पर भी इस तरीके से होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये फर्दर स्प्लिटिंग यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा एक्स वाई प्लेन में था, एक हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, और एक डी जेड स्क्वायर था। जब हम लोग इस ज्योमेट्री को देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर जो एक्स एक्सिस में कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है, तो जो हमारा डी जेड स्क्वायर हो जाएगा वो यहाँ पर डिप कर जाएगा बहुत ज़्यादा, और हमारा जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसकी एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर शो होगी। तो जैसा कि हम लोग बच्चों देख रहे थे कि हम लोग ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, स्प्लिटिंग दिखाते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी स्प्लिटिंग देखें तो हमारे सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो लिगेंड है वो कहाँ कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। एक तो हमारा जेड एक्सिस पे पूरा अप्रोच हो रहा है, और एक हमारा देखिए, अगर इसको हम लोग एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, तो ये बिटवीन द एक्सिस होगा, यानी हमारा केवल और केवल एक लिगेंड है जो बिटवीन द एक्सिस है, बाकी सारे लिगेंड हमारे कहाँ पर हैं, ऑन द एक्सिस हैं। तो जो ऑन द एक्सिस हैं वो ही ऊपर होंगे, जो हमारे दो हैं ईजी के, और जो नीचे हैं वो तीन नॉन एक्सियल हैं। लेकिन इसमें जो हमारा डी एक्स वाई और डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है, तो जो हमारा एक लिगेंड है वो एक्स वाई पर हमारा अप्रोच कर रहा है, तो हमारा ये जो डी एक्स वाई होगा वो उसकी एनर्जी थोड़ी और स्प्लिट कर जाएगी, और इससे इन दोनों ऑर्बिटल से क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और जबकि इन दोनों को देखें तो हमारी इन दोनों की एनर्जी यहाँ पर सेम रहेगी, क्योंकि क्या है, ये डी जेड में भी यहाँ पर अप्रोच हो रही है और एक्स वाई में भी बच्चों अप्रोच हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्री को देखकर हम लोग यहाँ पर स्प्लिटिंग करते हैं। तो बच्चों बहुत सारी ज्योमेट्रीज होती हैं और बहुत सारी स्प्लिटिंग होती है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर केवल और केवल टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल से ही डील करना है, इसलिए हम लोग इन सारे चक्करों में अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ती है तो यहाँ पर बिल्कुल और बिल्कुल साफ तरीके से समझ में आ रहा है कि जहाँ पर लिगेंड अप्रोच करेंगे उसी तरीके से हमारा उसका रिपल्शन बढ़ जाएगा और उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो बच्चों जब हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तो हम लोगों को बात करनी होती है वीबीटी की, क्योंकि सीएफटी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो जैसे कि हम लोगों ने अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन देखे थे वीबीटीज में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्क्वायर प्लेनर था इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो था DsP2, और ये जो हमारा ऑक्टाहेड्रल है इसका था sp3d2 या फिर D2sp3, और ये हमारा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो यहाँ पर हमारा था sp3d।
तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीएफटी में कोई भी बात नहीं करनी है। लेकिन हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें जो डी ऑर्बिटल है, ये जो हमारा डी ऑर्बिटल है, ये तो ये डी ऑर्बिटल कौन सा डी ऑर्बिटल है, क्योंकि टोटल डी ऑर्बिटल हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। उन पांचों में से यहाँ पर किस ऑर्बिटल ने पार्ट लिया है, कौन से स्पेसिफिक ज्योमेट्री में। तो बात कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर की। क्यों, अच्छा इससे पहले हम लोगों ने और ज्योमेट्री के बारे में क्यों बात नहीं करी बच्चों, क्योंकि उसमें डी जो ऑर्बिटल है वो पार्ट ही नहीं ले रहा। जैसे हमारा टेट्राहेड्रल है वो sp3 होता है, हमारा लीनियर है वो sp होता है, ट्राइगोनल प्लेनर है उसमें sp2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पर डी पार्ट लेगा हम उसी की केवल बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये स्क्वायर प्लेनर है। इसकी अगर हम लोग ज्योमेट्री देखें तो जो हम लोगों ने अभी देखा था कि जो हमारा x, अगर हम इसको x मानते हैं और ये y मानते हैं हमारे एक्सिस, तो हमारे x y एक्सिस में हमारे जो लिगेंड हैं उन्होंने ज़्यादा अप्रोच किया है। तो हमारा जो d ऑर्बिटल होगा वो यहाँ पर कौन सा होगा, एक्सियल वाला होगा, और एक्सियल वाले में भी dx स्क्वायर y स्क्वायर वाला होगा। ठीक है, क्योंकि दो एक्सियल होते हैं हमारे, एक होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। जेड एक्सिस में यहाँ पर कोई भी लिगेंड नहीं है, तो वहां पर कोई भी जो हमारा dz वाला ऑर्बिटल है वो पार्ट नहीं लेने वाला है। ठीक है, तो बच्चों CFT के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि dsp2 में कौन सा d है, यहाँ पर dx स्क्वायर y स्क्वायर। सिमिलरली जो हमारा ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पर 2d का कंट्रीब्यूशन है, 2d ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये भी सारे एक्सियल में ही हमारे अप्रोच कर रहे हैं अगर इसको x और y मानते हैं। और यहाँ पर हमारा z के अलोंग भी दो क्या हैं, लिगेंड हैं। तो सारे एक्सियल हैं और एक्सियल हमारे पास होते ही दो हैं, तो दोनों ही हमारे एक्सियल यहाँ पर पार्ट ले रहे होंगे, एक dx स्क्वायर y स्क्वायर और दूसरा dz स्क्वायर। x और y में भी हमारा लिगेंड है और z के अलोंग भी हमारा दो लिगेंड है। यहाँ पर बात करते हैं बच्चों ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये अगर x है और ये अगर y है, तो ये जो हमारा लिगेंड होगा वो x और y के देखिए बीच में है, या दैट मीन्स ये वाला जो है वो बिटवीन द एक्सिस है। ये वाला जो लिगेंड है वो बिटवीन द एक्सिस होगा अगर इसको हमने x और y माना। तो क्योंकि हमारे जो एक्सिस होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं सेट, और यहाँ पर अगर इन तीनों के बीच में एंगल देखें तो 120 बन रहा है। और ये वाले जो दो लिगेंड हैं ये हमारे जेड एक्सिस के अलोंग हैं। तो यहाँ पर हमारा केवल और केवल एक ही यहाँ पर डी है। तो यहाँ पर ज़्यादातर हमारे क्या है, एक्सियल लिगेंड हमारे अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जेड में भी है और एक्स और वाई में भी है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एक्स और वाई की बात करेंगे या फिर जेड की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जेड के अलोंग, क्योंकि जेड के अलोंग हमारा मैक्सिमम रिपल्शन होने वाला है। तो ये जो डी जेड स्क्वायर हमारा ऑर्बिटल होगा वो पार्ट लेगा कहाँ पर, sp3d में। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये किसने बताई, ये बताई VBT ने। और इसमें जो डी ऑर्बिटल कौन सा पार्ट ले रहा है वो कौन बता रहा है, CFT। तो बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा डी ऑर्बिटल, हमारा जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें कौन सा डी ऑर्बिटल यहाँ पर पार्ट ले रहा है। सो बच्चों आज हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स देखे, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो हमारा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है वो कैसे काम करता है, और CFT ने कैसे नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया, कैसे डी ऑर्बिटल के बारे में बताया हम लोगों को कि वो जो स्प्लिटिंग होती है उसकी वो जो डिफरेंट ज्योमेट्री में डिफरेंट होती है, और कौन कौन सा जो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा डी ऑर्बिटल पार्ट यहाँ पर लेता है। तो बच्चों आई होप कि आज की जो CFT की क्लास थी वो आपको पूरी समझ में आई होगी। तो अब हम लोग CFT के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।